मेरा गांव ये बैठे लोग पाली जिले में रास है। कभी आप जाइएगा अगर मौका मिले तो। वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। बात बताई मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन की जो मेरे साथ घटित हुई, ताजा अभी 15 दिन पहले की बात। ये रणनीति हमको अपनानी है कि क्या हम सिस्टम को बाहर से चैलेंज करके तोड़ के सिस्टम को बदलने की बात करें, या हम सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के धीरे धीरे अपने प्रयासों से सिस्टम को बदलने की रणनीति रखें। जो मुख्य सचिव पद पे मैंने जो कार्य किया, जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कई चीजें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन ये व्यवस्था आपको करने नहीं देती, ये सिस्टम आपको करने नहीं देता। अगर राजस्थान का पहला मुख्य सचिव मैं बना तो इसमें केवल और केवल अंबेडकर की भूमिका है, अंबेडकर के काम। बहुत वरिष्ठतम साथी विराजमान है। ये अलग बात है कि मैं मुख्य सचिव बन गया, पर ये जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो ये जो मेरे वरिष्ठतम साथी, ये तो सारे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी है। मैं तो ऋषभ पंत की तरह लास्ट में आया था, वो लास्ट ओवर में मेरा छक्का लग गया, बस इतना ही फर्क है। इन्होंने सेंचुरियां बनाई, इन्होंने खूब रन बनाए, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। फर्क इतना सा रहा कि मैं लास्ट ओवर में आया था और लास्ट ओवर में मेरा अंबेडकर के कारण छक्का लग गया और मैं मुख्य सचिव बन गया। मैं इस बात को बड़े गर्व से और आज सबके सामने और अंबेडकर जी को प्रणाम करते हुए ये कहता हूं कि अगर राजस्थान का पहला मुख्य सचिव मैं बना तो इसमें केवल और केवल अंबेडकर की भूमिका है, अंबेडकर के काम। इसलिए हमको अंबेडकर की बातों के अलावा अब यह सोचना चाहिए कि उनकी बातों के आगे हमको करना क्या है। 70 साल से हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन आखिर अब समय आ गया है कि उस रीति को, उस नीति को, उस बात को, उस व्यवहार को हम अपने जीवन में उतारें, हकीकत में परिणित करें। और अभी जैसा कि बता रहे थे कि हम सब जानते हैं, आजकल तो वैसे ही YouTube का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। वक्ताओं के सामने सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि कुछ भी बोलो तो बाहर जाके कहेंगे साहब झूठ बोल रहे थे, इंटरनेट तो ये कह रहा है, या गूगल पे तो ये आ रहा है। एक तो ये चुनौती हो गई, और दूसरी चुनौती ये हो गई कि बोले क्या, इनको तो सब पता है, ये तो सब जानते हैं। तो इतनी ज्ञान का जो विस्फोट हुआ है और इतने घर घर बच्चों में, आदमियों में, लोगों में जो जिस तरह से ये उपलब्धि हुई है नॉलेज की, इस उपलब्धि के बावजूद भी अगर हम हमारे इस संगठन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष को बढ़ाओ और संघर्ष तेज करो ताकि हम आगे बढ़ें। मैं आज के विषय को 5-10 मिनट बोलना, राइट, समय जैसा कि उद्घोषक ने कहा समय की सीमा है, मैं भी उसकी पालना करूंगा। लेकिन मैं इस पूरे संदर्भ को मैं 2 रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ठीक बात है कि ये अनुसूचित जाति अधिकारी एवं कर्मचारी की बात कर रहा है, पर अधिकारी और कर्मचारी आते कहां से? उसी समाज से। अधिकारी और कर्मचारी है कौन? उसी समाज के हैं जो सदियों से पीड़ित है, उसी समाज के हैं जो आज भी ऊपर की तरह राह देख रहे हैं। और इसलिए इस पूरे ये जो आज हमारी कार्यवाही है, ये आज हमारा जो उद्देश्य है, आज हमारी जो बात है, इस कार्यवाही को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहला तो हमें उस समाज के बारे में सोचना है जिस समाज के हम रहने वाले हैं, जिस समाज ने हमको आगे बढ़ाया, जिस समाज के कारण हम आज यहां हैं। और फिर दूसरा स्पेसिफिक जो आपने विशिष्ट मुद्दा बनाया कि अनुसूचित जाति अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस मंच से कोई भी वक्ता कोई भी बात कहेगा तो मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सदन में बैठे हुए 1000-1500 बधाई की बात मैं कहना भूल गया,
सतवीर जी, आपने तो हॉल भर दिया, बाहर लोग खड़े हैं, जगह है नहीं, इतना अच्छा आपने आयोजन किया, आपकी प्रेरणा से लोग आए। ये आपको, चौड़िया जी को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई की बात है। तो मैं कह रहा था कि हमारी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, मैं इसको ताकत मानता हूं, और वो ताकत ये है कि अगर कोई मंच से आके ये बोलता है कि हमारे साथ समाज में छुआछूत होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% लोगों ने ये झेली है, ये सब अनुभव करने वाले लोग हैं। अगर ये कहा जाता है कि हमारे आर्थिक, हमारे राजनीतिक, हमारे सामाजिक हितों पे चोट लगाई गई है, तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब लोग उसके शिकार हुए हैं, उस दशा को झेले हुए हैं। और इसलिए इतनी झेली हुई स्थिति में अगर आदमी आके कोई बात करता है तो वो हकीकत की बात होती है, वो दर्द की बात होती है। और इसलिए मैं अगर ये कहूं कि समाज की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, बहुत पुस्तकें हैं, बहुत लोग बोलते हैं, और उसी तरह से आपकी और हमारी विशेष समस्याएं क्या है। तो मैं कल कहीं देख रहा था, हमारे समाज के सामने जो चुनौतियां बताई जाती, जो हम सब जानते हैं, कहते हैं साहब कास्ट का विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनुसूचित जाति का सोच कर ही उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। और मैं आपको, चूंकि मैं जिस नौकरी में था, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी बड़ी नौकरी होती है उतनी ही सीआईडी, उतना ही भार, उतना ही दबाव, उतना ही प्रेशर ज्यादा होता है। और जो मुख्य सचिव पद पे मैंने जो कार्य किया, जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कई चीजें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था आपको करने नहीं देती, ये सिस्टम आपको करने नहीं देता। हम सब लोग कहते हैं, ये दोनों आईपीएस अधिकारी बैठे, बैरवा साहब बैठे, आरपी सिंह साहब बैठे, ये तो पाली में एसपी भी रहे हुए हैं, आप भी शायद कई मारवाड़ में रहे होंगे। राजस्थान में जातीय विभेद या एट्रोसिटीज की जो बात की जाती है, वो सर्वथा अधिकतर हिस्सों में कहा जाता है साहब कि मारवाड़ के कुछ जिलों में ज्यादा प्रॉब्लम है, कहा जाता है। मैं जिस जिले का खुद का आता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, ये पाली का रहने वाला हूं मैं, मेरे लोग बैठे हैं। सिरोही की बात की जाती है, जालोर की बात की जाती है। हम सब जानते हैं, कई बार सरकारों ने प्रयोग किया कि वहां पे एसपी अनुसूचित जाति का लगाया, वहां पे कलेक्टर अनुसूचित जाति का लगाया, बावजूद उसके वो जो मूलभूत परिवर्तन या जिसे कहना चाहिए रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। और इस बड़े सिस्टम को तोड़ने के लिए दो उपाय हो सकता है। या तो हम कहें कि साहब हम तो सिस्टम के हिस्सेदार नहीं है, सिस्टम को तोड़ देंगे, सिस्टम को बाहर से बदल देंगे। एक ये भी उपागम होती है जिसे क्रांतिकारी या अन्य शब्दों में एग्रेसिव एटीट्यूड कहा जाता है। और दूसरा प्रयास ये होता कि साहब हम इस सिस्टम के हिस्सा बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बन के हम सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये रणनीति हमको अपनानी है कि क्या हम सिस्टम को बाहर से चैलेंज करके तोड़ के सिस्टम को बदलने की बात करें, या हम सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के धीरे धीरे अपने प्रयासों से सिस्टम को बदलने की रणनीति रखें। ये मैं सोचता हूं कि आज का एक मुद्दा होना चाहिए। मेरा अपना सोच है कि हमको इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। अंबेडकर ने हमको इस सिस्टम का हिस्सा बनाया है। अंबेडकर ने क्यों कहा कि आरक्षण होना चाहिए, सरकारों ने बाद में क्यों उसको स्वीकार किया आरक्षण होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि सिस्टम में जो निर्णय किए जाते हैं, उस निर्णय में आपकी उपस्थिति हो, आपकी भागीदारी हो, आपके सामने बात हो, आपकी पूछताछ हो। अब यह प्रश्न अलग है कि हम उस भागीदारी का कितना हिस्सा, कितना लाभ उठाएं, कितना हम जोर से बोलें, कितना हम निर्णयों को लागू करवाएं, कहां हम पिछलग्गू हो जाएं, कहां हम केवल हाजिरी भरवाएं। ये दूसरी बहस है। ये हमारे संघर्ष की चुनौती का दूसरा सोपान है। पर पहला सोपान यह है कि हमको इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, और इस सिस्टम का हिस्सा बनकर सामूहिकता के साथ हमारी बात को प्रभावी रूप से उठा के इस सिस्टम को बदलने की बात हमको करनी चाहिए। यही अम्बेडकर कहते थे, यही अम्बेडकर खुद सरकार में मंत्री थे, अम्बेडकर खुद समितियों के अध्यक्ष थे, क्योंकि उन्होंने भागीदारी करके ये सारी बात कही। यही अगर अम्बेडकर बाहर रह के कहते ना तो मैं लॉ मिनिस्टर बनूंगा, ना मैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनूंगा, मैं तो मेरे मंच पे कह रहा हूं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैंने तो एक अलग मंच बना लिया, उस मंच में मैं बात कर रहा हूं कि आरक्षण मिलना चाहिए। क्या वो मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो पहली बात ये। दूसरी बात हमारी है जो समाज की चुनौती, एक बताई मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी मैं कह रहा हूं लैंड। हम काफी लोग कलेक्टर रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, हमारी जमीनों पे कितने लोगों ने कब्जे कर रखे,
हमारी जमीनों से हमको कितना दखल किया जा रहा है। एहसास नहीं है लोगों को। जो कलेक्टर रह के आया या एसपी रह के आया, जिसने जिले में गांव में जाके देखा है, उसको पता है। और मैं आपसे मेरा खुद का उदाहरण बता रहा हूं। ये पहले मैं एक उदाहरण और बताना चाह रहा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, फिर बाद में मैं जमीन का भी बताऊंगा। अभी आपको पता है मैं मुख्य सचिव से रिटायर हुआ और अभी एक किसी केस में मैं एक वकील साहब के पास गया, चूंकि वो आरपीसी वाला मामला आप जानते हैं, उस चक्कर में वो बात अलग है, उस पर तो मैं कभी और बात करूंगा। वकील साहब सवर्ण किसी ऊंचे समुदाय से बिलोंग करते थे। तो जब मैं पहले दिन गया, अब चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया था तो आधे नंबर तो काट देते वैसे ही, के साथ से रिटायर हो गए। तो मैं गया तो पहले दिन उन्होंने अपने घर से चाय मंगाई, मेरे को चाय पिलाई, नमकीन, बिस्किट, पानी, सब कुछ बड़ा अच्छा किया। फिर मेरे को छोड़ने बाहर तक आए कि सर आए, सीएस आए, बाहर तक छोड़ने, ठीक है। फिर मैं दूसरी बार और गया तो बातों ही बातों में उन्होंने पूछा मेरे से कि सर आपकी मेरिट में इसमें आईएएस में आपका रैंक कौन सा था। मैंने कहा मेरे केस से इस समय तो क्या है इसका संबंध, और वैसे भी वकील साहब मैं तो रिटायर हो गया, मेरे को तो रैंक वैंक याद ही नहीं, पता नहीं कौन सी थी। बट आपकी जो ये गलतफहमी आपके दिमाग में, मैं वैसे ही क्लियर कर देता हूं कि मेरी रैंक 380 थी, फिर भी मैं आईएएस बन गया क्योंकि मैं अम्बेडकर था। कह दिया मैंने उनको कि मैं फिर भी आईएएस बन गया। अगर अम्बेडकर नहीं होता तो मैं पता नहीं आईपीएस में आता या आईआरएस में आता, लेकिन 380 रैंक होने के बावजूद भी मैं आईएएस बन गया क्योंकि अम्बेडकर था। उसके बाद वकील साहब के व्यवहार में दिन रात का फर्क आ गया। दूसरे दिन चाय नहीं पिलाई, दूसरे दिन पानी, और दूसरे दिन मेरे को बाहर छोड़ने तक नहीं आए, वही कुर्सी से खड़े हो गए, अच्छा सर, अच्छा सर। अब अगर मेरे जैसा आदमी जो मुख्य सचिव पे रहा, थोड़ा ठीक ठाक और दिखने में भी कोई इतना बुरा नहीं हूं, बावजूद उसके अगर ये होता है तो इससे बड़ा ये जो ग्रंथि घुसी हुई है, इस ग्रंथि का हम क्या करें। मैं हमेशा कहता हूं कि एकता दिखाई जाती है, एकता केवल बातों में, एकता केवल किताबों में, एकता केवल भाषण में, एकता केवल सिद्धांतों में दिखाने की कोशिश की जाती है। कभी भी हमारे साथ इस समाज में भावात्मक और रागात्मक एकता नहीं हुई है। कभी भी उन लोगों के भाव हमारे से नहीं मिले, कभी भी उन लोगों की राग हमारे से नहीं मिले। और जब तक भावात्मक और रागात्मक एकता नहीं होगी तब तक ये बाकी की सारी एकता की बातें करना बेमानी है। तो ये बात बताई मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन की, जो मेरे साथ घटित हुई ताजा अभी 15 दिन पहले की बात। अब आइए आप लैंडलेसनेस। मेरा गांव, ये बैठे लोग पाली जिले में रास है, कभी आप जाइएगा अगर मौका मिले तो। वहां पे मेरे दादाजी की जमीन पे आज भी मेरे दादाजी की जमीन पे अब मैं उस समुदाय का नाम लूं तो अच्छा नहीं होगा, एक किसी सवर्ण समुदाय ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है। मैं कलेक्टर रहा 5 जिलों में, मेरे सामने बात नहीं आई। अभी जब मैं गया तो मेरे को किसी ने कहा अरे साहब आज जमीन तो आप रही है। मैं कि मारी किधर है? अरे साहब आप रे दादा रे टाइम रे ए लोग कब्जो कर बेटा कोई 150 रुपया उधार लिया रहेला, वह जमीन हाल तक खाई है। मैं अब पिछले साल भर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो कब्जा खाली नहीं हो रहा, वो कब्जा अभी भी उन लोगों के पास में है। ये मेरे आईएएस और मुख्य सचिव रहने के बाद की बात है। ये है लैंडलेसनेस। आप गांव में जाके देखिए कैसे हमारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कैसे लोगों को हमको हमारी जमीनों पे घुसने नहीं दिया जा रहा। यहां बैठ के व्हाइट कॉलर जॉब करना एक अलग चीज है। तीसरा, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। बड़े सीमा पे खड़े हैं हम आर्थिक रूप से, क्योंकि अब इसमें 2 चीज है। हमको कहा जाता साहब कि आपका काम जूता बनाने का है। अरे तो भाई जूता बनाने का हमारा काम है तो फिर पौधार चप्पल क्यों बना रहा है? क्यों पौधार चप्पल आ रही है? हमको कहा जा रहा है कि गाना बजाने का काम आपका है, तो फिर ये हिंदू जिया बैंड का मालिक सिंधी क्यों है? लेकिन है। या हमको कहा जा रहा है कि सफाई करने का काम आपका है, तो बीबीजी बड़ी कंपनी साउथ इंडिया वाला ये काम क्यों कर रही है? कारण यह है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता।
और इन 3 चीजों के कारण हमारे व्यवसाय, तथाकथित व्यवसाय पे भी अब इन लोगों ने दूसरे रूप में हिस्सा करके मजदूर हमको ही बनाया है। अगर बीवीजी कंपनी आ रही तो सफाई हमको ही करनी है, या पौधार के चप्पल हाथ से बनने हैं तो बनाने हमको ही है, लेकिन उसके मालिक कोई और बन के बैठ गया। और इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं कि व्यावसायिक साहस, वो हिम्मत नहीं होगी। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कहते हुए कि राजस्थान में मैं जब चीफ सेक्रेटरी था तब देखा था मैंने, एक डिक्की करके एक संस्थान बनी है, जो रिको और फिक्की और होती है उसकी जगह डिक्की बनी है, और वो डिक्की केवल दलित इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में कार्य कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एक बात और मैं कह रहा था जो सभी हम जानते हैं, वायलेंस एंड एट्रोसिटीज, इसके बारे में मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने भुगता होगा, आपने नहीं तो आपके रिश्तेदारों ने भुगता होगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 4-5 बातें थी जो कि समाज के समस्याओं के बारे में बताई। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी समस्या, मेरी समस्या, वो क्या? वर्क प्लेस में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, या जो फाइल आप देख रहे हैं ना, उस पे आप वो नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो। आपके साथ विभेद की भावना वहां भी रहती है। कौन सी पत्रावली किसको दी जाए, किस सेक्शन में किसको लगाया जाए, किसके इंटरव्यू में किसको बैठाया जाए, इसका फाइनल निर्णय कौन करे। भाटी साहब आपने तो देखा होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन की भी हमारी बहुत बड़ी चुनौती है, और अजाक मैं सोचता हूं कि इस बारे में सोच के कुछ कार्य करना चाहिए। दूसरा, वरिष्ठ स्तर पे हमारे अधिकारी नहीं है। मैं एक मुख्य सचिव बन गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। एक अब कह रहे हैं राजस्थान के 70 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्य सचिव बना। ये कोई बात है? हुई क्या ये? क्यों हम 70 साल से मेरे से होशियार, मेरे से वरिष्ठतम साथी थे ना, पर वो ग्रंथि, वो भावनात्मक विरोध उसने रोका। यही हमारे अधिकारी उस वर्ष पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो बात नहीं बैठी। तो ये जो, और कहने कोई क्या कहेंगे कि साहब आपका तो प्रतिनिधित्व पूरा है ना। तो मैं एक दिन कोई मैगजीन देख रहा था भारत सरकार की। भारत सरकार में जितने भी अधिकारी हैं, ग्रुप ए में हमारे लोग हैं 13%, ग्रुप बी में हमारे लोग हैं 17%। जैसे जैसे डिग्री नीचे जाती है हमारी संख्या बढ़ती जाती है। कारण ये क्या है, जैसे जैसे नीचे जाएगा हल्के जॉब आएंगे, बाबूगिरी के जॉब आएंगे। ग्रुप डी में हम लोग हैं 37%, चौपारियों में हम लोग हैं 72%। तो उन सब का मिला के कहते हैं साहब आपकी तो प्रेजेंस 39% है ना। अरे श्रीमान जी 39% है तो वो तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी, लिपिक वर्ग और उनको मिला के है। आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात क्यों नहीं करते? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर बैठे हैं, मुख्य वक्ता हैं, आज आपके सुनेंगे इनको, पर इनसे पूछो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 7% प्रोफेसर एससी के हैं और 8% प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो रीडर जिनको बोलते हैं वही है। ये तो हिम्मत करके बोलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात है। लेकिन इस सीनियर लेवल पे नहीं होने के कारण मैं सोचता हूं कि हमारा नुकसान हो रहा है। देखिए 2 फायदे हैं। एक तो आपके मात्र केवल वहां बैठने से ही, भाई मुख्य सचिव कौन है? शेड्यूल कास्ट चीफ सेक्रेटरी, यही तो कहेंगे ना, यही तो लोग कहेंगे शेड्यूल कास्ट का चीफ सेक्रेटरी है। मैं आपको सही कह रहा हूं, कम से कम शेड्यूल कास्ट का चीफ सेक्रेटरी है जब तक अगर कोई पॉजिटिव बात हो ना हो, लेकिन नेगेटिव करने वाले लोग तो रुक ही जाएंगे कि भाई चीफ सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट। ये एक फायदा है। अब मैं पॉजिटिव कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया वो तो इतिहास, समय, लोग और व्यवस्था बताएगी, जो मैं मुंह से नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कोई भी एससी का व्यक्ति डीजी पुलिस बने या चीफ सेक्रेटरी बने तो वो पॉजिटिव करे नहीं करे, लेकिन नेगेटिव पे रोक जरूर लगती है। लोग यार बैठो शेड्यूल कास्ट चीफ सेक्रेटरी बैठो पच करा ओ जय रवि पच बात करा। तो ये जो है इस फायदे को आपको देखना चाहिए। एक आपकी समस्या और है, वो है आपकी प्रमोशंस की। इसमें बहुत बड़ा अवरोधक अटकता है आपके प्रमोशंस में, आपके बैकलॉग पूरे करने में, आपके कोटा पूरे करने में। ये जो ताकते हैं कुछ न कुछ अड़ंगा लगाएंगे, नियम कानून कायदे, जीएफआर, ये फार वो फार, बिल्कुल फार कर देते हैं। और हमारा जो आपका
बैकलॉग का है उसमें अवरोधक है, आपके टाइमली प्रमोशन होने उसमें अवरोधक है, आपकी एसीआर भरी जाती है उसमें अवरोधक है, आपका हर तरह से मतलब उनके हाथ में खुले रूप में जितना नुकसान करने की ताकत वो रखते हैं, उसका सदुपयोग उसका दुरुपयोग करके वो आपका भला करते नहीं है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी कि आप कैसे उस बात को उठाएं। एक और बात कहूंगा मैं जो आपकी समस्या हो सकती है, ऐसा कि कहने को कानून में बहुत सेफ गार्ड्स हैं, सरकारें भी सेफ गार्ड करती है, ये कमेटियां बनाती है, ये समितियां बनाती है, हितों की रक्षा करो, ये करो वो करो, सब करती है, लेकिन इन सब का पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, इन सब का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए कागज में सब कुछ होने के बावजूद, हमारे हितों की रक्षा के लिए बनी हुई समितियां अस्तित्व में होने के बावजूद हमारे साथ हितों में तुषारापात होता है, क्योंकि उसका क्रियान्वयन कमजोर है, उसके पीछे फोर्स नहीं है, उसके पीछे दबाव नहीं है। जब तक फोर्स और दबाव नहीं होता है, ऐसी समितियों का निर्णय निकल नहीं पाता। और अजाक जैसी संस्थाओं को मैं सोचता हूं कि ये काम करना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति जो आर्थिक आय कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई प्रशासनिक कर्मचारी है, कोई खेत में है, कोई कहाँ है, कमाते हैं, लेकिन ये आंकड़ा है, कोई वेरीफाई करे बाद में, कि केवल 1.9% एससी के लोग, केवल 1.9% एससी के लोग प्रति महीने 50,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। इससे ज्यादा 50,000 की बात तो छोड़ो, बाकी जो 98% 99% लोग हैं वो 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 में अटके हुए हैं। केवल 2% से भी कम लोग हैं जो केवल 50,000 रुपए कमा पा रहे हैं हिंदुस्तान के दलितों में। ये हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हमने इस बात को उस गहराई से कभी एकता के साथ देखा नहीं। और जब अभी जो भैरव साहब भी कह रहे थे, हम लोग सब कहते हैं एक हो जाओ, भावनात्मक एकता रखो, मजबूत हो जाओ, संगठन खड़ा करो, सतवीर जी को आगे रखो, ये सारी बातें हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि एक्शन क्या है, उनके ऊपर आगे एक्शन क्या होना चाहिए। और लास्ट में मैं इस एक्शन के लिए केवल 2 सुझाव दूंगा। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन हमारे एफर्ट्स जो हैं, हमारी जो रणनीति है, हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो मसौदा है, इसको 2 भागों में बांटो। सतवीर जी, एक तो होना चाहिए कि मैक्रो लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, देश के चिंतन को हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं, राष्ट्रीय सोच में हम क्या डलवा पा रहे हैं, राजनीतिक दलों पे हम कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं, प्रेस मीडिया में हमारी प्रेजेंस कितनी है, सोशल मीडिया में हम हमारे तथ्यों को कैसे उजागर कर रहे हैं। ये एक ओवरऑल मोटा मोटा जिसे इकोसिस्टम कहते हैं वो है, वो हमें डेवलप करना होगा। और बहुत कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो एक तो हमें भी ये प्रयास राजस्थान में भी करना होगा कि किस तरह से हम मैक्रो लेवल पे इस पूरे इकोसिस्टम में विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से जो मैंने आपको बताया उनके जरिए हम एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा प्रभाव डालें, एक ऐसा नीतियों पे दबाव डालें कि वो हमारे फेवर में, हमारे अनुकूल ऐसा कोई निर्णय ले। तो एक तो मैक्रो अप्रोच होनी चाहिए, और दूसरी जो आप करते भी हैं, जो अभी यहाँ से बोला गया, और वो थी माइक्रो अप्रोच। अगर जालोर में किसी की जमीन पे कब्जा हुआ है तो आपकी जालोर के यूनिट में एसपी कलेक्टर के पास जाकर उसे समाधान करें। अगर गंगानगर में किसी के साथ पिटाई हुई तो वहां बीकानेर के लोग जाके उसका समाधान करें, और उस समाधान को लॉजिकल एंड तक ले जाए। तार्किक परिणति तब तक नहीं होगी और उसके अखबार में खबर नहीं आएगी तब तक डेटरेंट नहीं होता है। डेटरेंट जब होता है जब लगे कि यार वो उस गांव में मोहनलाल को उस सिंह ने ठोका था और उसका ये हुआ कि वो आज 15 दिन से जेल में है। तो ये जो माइक्रो अप्रोच, आपके विभिन्न यूनिट्स हैं, आपके विभिन्न जो लोग हैं, उनको आप जिम्मेदारी दीजिए, उनका आप मॉनिटर कीजिए। सतवीर सिंह जी इसमें बहुत परफेक्ट है, करेंगे। और उसी तरह से एक मैक्रो माहौल बनाइए, इकोसिस्टम को दबाव डालिए, राजनीतिक प्रभाव डालिए, सामाजिक व्यवस्था में हिलाइए, सोशल मीडिया को रंग दीजिए, अखबारों में हमें छाप दीजिए, देश को, समाज को पूरे को हिला दीजिए और कह दीजिए कि अब अंबेडकर के अनुसार ये देश चलेगा। थैंक यू वेरी मच।